हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है और कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लें और जो आपके सर्टिफिकेट्स पुराने हैं उनको नए बनवा लें। तो हम आज अपना मॉक टेस्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी यूनिट्स को, जितना भी सीईटी का हमारा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करेगा 100 क्वेश्चंस के साथ। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी सीईटी की तैयारी को बूस्ट अप करें। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों से बनी इमारतें थी, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, तो सभी थी। तो इनमें से पूछा है क्या, तो इसमें से आपने क्या करना है, अभी जैसे अभी नए पैटर्न के ऊपर यही चल रहा है कि मान लीजिए चारों ऑप्शन आपको ठीक लग रहे हैं, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन में आपको उपरोक्त सभी नहीं दिया गया है या थर्ड फोर्थ में, तो आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं का टिक मार्क करके आएंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक नहीं हो, फिर सारी ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं सदी के महानतम जो पारसी समाज सुधारक कौन थे? सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, या नवलजी टाटा, या बहराम जी एम मलबरी। तो वो थे बहराम जी एम मलबारी। इन्होंने जो है 1885 में समाज सुधारक संगठन की जो है स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल हम्पी को पहली बार किसके द्वारा कब खोजा? तो जेम्स प्रीपेस के द्वारा खोजा गया था, विलियम जोन्स के द्वारा, जॉन्स मार्शल, या कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। तो इसको कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा खोजा गया था 1800 ईस्वी में हम्पी को। और इसको जो इसको है मध्यकाल में जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था ये, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन जिम्मेदार है, यानी कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में उसकी न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। और ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है, ये हमें अनुच्छेद नंबर 217 के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया है कि उसकी नियुक्ति के जो प्रावधान है वो उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो किसी भी राज्य में जो कार्यकारी प्रमुख होता है, सर्वोच्च मुख्य अधिकारी यानी मुख्य कार्यकारक कह सकते हैं उसे आप, सबसे बड़ी पोस्ट पे, तो वो मुख्यमंत्री नहीं होता बच्चों, वो राज्यपाल होता है उस राज्य का। और राज्यपाल के जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का ही होता है, और उसके बारे में अगर उसकी पद की जो निष्ठा है, उसके कार्यकारी जो दी गई है, वो हमारे अनुच्छेद नंबर 157 और 158 के अंतर्गत, 157 और 158 के अंतर्गत आती है राज्यपाल के पद के बारे में। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला के बैंक नोट कब से जारी किए हैं? तो जो महात्मा गांधी श्रृंखला के बैंक नोट थे वो कब से जारी किए गए थे रिजर्व बैंक के द्वारा? 1996, 51, 74, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो किए गए थे 1996 में। और इसमें जो है 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100, 500 और 1000 के नोट शामिल थे। फिर है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों का उदाहरण से समझिए। अर्थव्यवस्था के प्रकार दिए गए हैं और देशों के नाम दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन से देश की ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था, शासित अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो है वो अफ्रीका के आदिवासी लोगों की है, और शासित अर्थव्यवस्था जो है वो चीन की है, और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो हांगकांग की है,
और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इंडिया की है। आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे बच्चों सभी अलग अलग जो है क्वेश्चंस यानी सब्जेक्ट वाइज करवाया जाता है कि जीके अलग है, साइंस अलग, कंप्यूटर अलग, मैथ अलग, रीजनिंग अलग। उससे आपको टाइम भी ज़्यादा और आप एक जगह पे हो नहीं, तो एक कंप्लीट पेपर सेट की भी आप प्रैक्टिस करें। मैं नहीं कहता कि आप वहाँ क्लासेस ना लें, आप पढ़ें, जितने आपने थ्योरी पढ़नी थी पढ़ लिया, प्रैक्टिस ही करें सिर्फ एमसीक्यूज की। जहाँ तक है आपका पेपर जून के एंड में होना शायद संभव हो सके। तो शीतल पेयजल जो कि कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारी, उनमें कौन सा एसिड होता है? तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? कोल्ड ड्रिंक में मुख्यतः कार्बनिक एसिड होता है। साइकाइट्रिक भी होता है और फॉस्फोरिक भी होता है, लेकिन कार्बनिक ज़्यादा उसमें होता है। और कोल्ड ड्रिंक्स का बच्चों पीएच कितना होता है? तो कोल्ड ड्रिंक का पीएच 2.4 से लेकर 3.5 पीएच तक कोल्ड ड्रिंक का पीएच होता है। नेक्स्ट है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो जो सीसा पेंसिल होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा पेंसिल में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश के में बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है। तो किस किस में जो है बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है? यानी अगर उसमें बीजाणुओं के निर्माण हो गए तो उसके माध्यम से जो हम प्रजनन कर सकते हैं, तो वो फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आर्थ्रोपोड्स, तो वो होता है हमारा फंगस। और जो आपका अब नया सिलेबस आया है बच्चों सीईटी का कल नोटिफिकेशन के साथ, तो उसमें आपका कंप्यूटर काफ़ी अच्छे वेटेज में आया है और साइंस भी। एक डैश छोटे डाटा सुरक्षा आक्रमण आक्रमण बोला है कि एक श्रृंखला है जो एक साथ बड़े आक्रमण में परिणित होती है। तो वो कौन सा आक्रमण श्रृंखला है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका। तो वो फिशिंग फिशिंग जो है एक तरह का आप वायरस लगा लीजिए या कोई स्कैम लगा लीजिए, जो स्कैम आजकल चले हुए हैं कि वो आपके पास कोई ओटीपी भेजते हैं या नंबर कॉल करते हैं या पासवर्ड पूछते हैं और उससे आपकी सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और आमतौर पर जो फिशिंग है वो ईमेल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप डैश को चुनते हैं तो उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिज़ाइन का उपयोग करके जिसमें एक स्लाइड शामिल है एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित होती है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है, ये कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट एक पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर जिससे आप अपना काम करते हैं। पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए काम आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका। तो इसमें आप क्या चुनते हैं जिससे कि आप जब उसको कोई और उसका अगर प्रयोग करेगा तो वो उस डिज़ाइन को उपयोग करके एक नई स्लाइड तैयार करके अपनी प्रदर्शित दे सकता है। तो डिज़ाइन टेम्पलेट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। तो कौन सी महिला पर्वतारोही है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर अपनी विजय प्राप्त की है? तो संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मल्लेश्वरी, ममता खरब। तो वो है संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1969 में। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसकी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर। इसको 2 बार फतेह किया है, 1992 और 93 में। नेक्स्ट है, भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है? तो भारत का जो समुद्र तट का किनारा है उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 7500, लगभग 2000, लगभग 10,000 या लगभग 15,000। तो वो है लगभग 7500 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली वो है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें से भारत में 13 तट हैं। भारत में कितने किनारे हैं? 13 किनारे हैं। 9 राज्य हैं इसमें, 9 स्टेट, और जो कि 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, 1789 से लेकर 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका कब्जा रहा, किसका शासन रहा? तो महादजी सिंधिया का, माधवराव सिंधिया का है, राजा जी सिंधिया या राजा उमेद सिंह का। तो 1789 से लेकर 1794 तक दिल्ली और हरियाणा पर जो है महादजी सिंधिया का शासन रहा है। और ये कहाँ के शासक थे? ये ग्वालियर के शासक थे। ग्वालियर के शासक थे।
नेक्स्ट है थेल पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो थे पोलर का प्राचीन स्थल, ये प्राचीन गांव है बच्चों, ये कहाँ का? ये कैथल का प्राचीन गांव है, जो कि महाभारत के युद्ध में खत्म हो गया था। महाभारत के युद्ध में नष्ट हो गया था, तबाह हो गया था। महाभारत युद्ध में तबाह हो गया था। फिर है कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? तो इनमें से कौन सा राजवंश था जो हरियाणा से संबंधित था? भरत वंश, मौर्य वंश, लोधी वंश या गुप्त वंश? तो हरियाणा से संबंधित था बच्चों भरत वंश, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में। और महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, और 1025 में जो उसने गुजरात पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किसके शासक की राजधानी रहा है? तो लोहगढ़ जो किसके शासक की राजधानी रहा है? महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा यादविंदर सिंह, बंदा बहादुर सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो लोहगढ़ है वो रहा है बाबा बंदा बहादुर सिंह की राजधानी रहा है। ये जो है 1670 में इनका जन्म हुआ था राजपूत परिवार में, और ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। इन्होंने आगे चल के बाबा बंदा बहादुर ने बन, जो है उसके लोहगढ़ कर इन्होंने जो है अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं मुगल साम्राज्य के विरुद्ध, और 1710 और 1716 में ये भी जो है सिख राजधानी का निर्माण भी किया इन्होंने। और 1715 में बाबा बंदा बहादुर और जो उनके साथी थे मुगल शासकों के साथ कैद हो गए थे, और 1716 में इनकी हत्या कर दी गई थी बाबा बंदा बहादुर की। नेक्स्ट है पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सोरभी, बीरा, सिरसवा या सैरसिका? तो सिरसा को पुरातन काल में सैरसिका के नाम से जाना जाता था, और इसे सिरसा पटन के नाम से भी जानते थे। सिरसा पटन के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? हरियाणा में 22 जिले हैं। आखिरी जिला जो हमारा बना है चरखी दादरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हरियाणा के को कितनी सीमाएं लगती हैं? इसमें से हरियाणा राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा राज्य को जो है 5 राज्य की सीमा लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश की। कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? हिमाचल की, पंजाब की, राजस्थान की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की। फिर है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 44,212 किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% भारत के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? तो भाखड़ा नहर सिंचाई में हरियाणा सिरसा, रोहतक, हिसार सभी को जो है पानी प्रदान करता है। और भाखड़ा नहर जो भाखड़ा डैम है, इसका निर्माण सबसे पहले किसके उसमें शुरुआत हुआ था? तो ये सबसे शुरुआत हुई थी पहले 1946 में शुरुआत हुई थी, प्रारंभिक जो शुरुआत थी। बाद में नेहरू जी के टाइम पे फिर हुई थी 17 नवंबर 1955 को, और बाद में ये कंप्लीट हुआ था 1963 को। एक अमेरिकी इंजीनियर थे जिनका नाम था हार्वे हार्वे स्लोकेम हार्वे स्लोकेम के द्वारा, अमेरिकी इंजीनियर के द्वारा 1963 में भाखड़ा डैम का काम कंप्लीट हुआ था। फिर हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है?
तो पीएसटी क्या होता है बच्चों हरियाणा पुलिस की भर्ती में? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट है हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? 16, 18, 17, 21। तो हम उत्तर नहीं देना चाहते क्योंकि हरियाणा जिलों की संख्या है 22। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आंसर देख सकते हैं और कॉपी पेन साथ लेके बैठें और अपने स्कोर को मेंटेन करके रखें कि 75 अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्लस जा रहा है तो आप आराम से अपनी प्रैक्टिस करते रहें, आपको कोई टेंशन नहीं है आप सीईटी की। अगर आपका स्कोर 60 या 55 के अप्रोक्स है तो आपको थोड़ा बूस्टअप करने की तैयारी की ज़रूरत है, और आप बिलो 50 हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई कीजिए। हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? तो हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? हरियाणा में 6 राजस्व मंडल हैं। हरियाणा में बच्चों जिले 22, सब डिवीजन 72, तहसील तहसील कितनी है? 93, उपमंडल यानी कि उप तहसील, सब तहसील लिख देता हूँ मैं, वो कितनी है? उप तहसील 50। और जो है नगर कितने हैं? एक सेकंड में थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, आप लोग ये नोट कर ले। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी, जिले हैं 22, सब डिवीजन है 72, तहसील हैं 93, सब तहसील हैं 50, और नगर हैं 154, ग्राम पंचायत हैं 6212। और गांव कितने हैं? गांव हैं 6841। ये लोग आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट है डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? तो डॉक्टर रघुराम राजन जो है आरबीआई के 22वें गवर्नर थे। नहीं नहीं, रघुराम राजन तो आरबीआई के 23वें गवर्नर थे बच्चों, 23वें। 22वें नहीं, 23वें थे। 22वें तो जो थे डी सुब्बाराव थे। नेक्स्ट है सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सर्वप्रथम स्थान रखता है? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। नेक्स्ट है हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को पवित्र राज्य, मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि या भारत के गेहूं की टोकरी। तो हरियाणा को कहा जाता है भारत के गेहूं की टोकरी। नेक्स्ट है हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध जो है वो पर्वतारोहण से, यानी पर्वतारोही हैं। और उन्हें इन्होंने जो है 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी और अपना भारत का तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? पुरुष खिलाड़ियों को तो उनको दिया जाता है बच्चों महाराणा प्रताप पुरस्कार। इसके अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। फिर हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? वो हमारा रेवाड़ी। और इसमें जो है सबसे पहले जो ट्रैक बिछा था दिल्ली से रेवाड़ी का कितना था? 82 किलोमीटर, मीटर गेज था।
मीटर गेज रेलवे ट्रैक था। 1872 में बिछाया गया था और पहली बार 1873 में ट्रेन चली थी। नाहर वन्य जीवन अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है रेवाड़ी में स्थित है। और ये कितने एकड़ में है? ये लगभग 522 एकड़ में है। और इसको अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया? इसको अभ्यारण्य के रूप में 1987 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरोंडा नगर किस जिले में स्थित है? तो गरोंडा कहाँ है बच्चों? करनाल में है। और इसी के पास जो है कर्ण झील भी है, इससे थोड़ा सा आगे। फिर है हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में कथन सत्य बताना आपको। तो यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। सही है। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पद चिन्ह पर शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य पुस्तक पढ़ने के लिए खोए महत्व का संबोधन, यानी कि जो आप लोग आजकल चलो मजबूरी भी लगा लीजिए या फैसिलिटी लगा लीजिए कि मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट की इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने के बाद, विकसित होने के बाद, लेकिन आप जो पुस्तकें हैं वो पढ़ना न छोड़ें। वो एक सबसे अच्छा जरिया और सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे आप तैयारी नहीं कर सकते। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? तो छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं बच्चों? तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चेरापूंजी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ। आज के टाइम पे दूसरे स्थान पर है, ये पहले पहले पे था। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? माँ दुर्गा की गुणगान से, स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी का सम्मान, महिलाओं का उत्थान या महिलाओं की सुरक्षा। तो ऑपरेशन दुर्गा जो है वो महिलाओं की सुरक्षा है। जो रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड आदि पर जो आवारा फिरते हैं लड़के और महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनको सम्मान सिखाने के लिए ये ऑपरेशन दुर्गा बनाया गया था। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी? तो संजीवनी परियोजना क्या थी बच्चों? ये थी जो कोविड के टाइम पे, जिसको कोविड के शुरुआती लक्षण थे, उनको घर पे ही उपचार देना, उनके घर में ही क्वारंटीन करके रखना। तो ये 24 मई 2021 को लॉन्च की गई थी संजीवनी परियोजना। नेक्स्ट है, मैथ के क्वेश्चन, आप कॉपी पेन लेके बैठे। 456 और 204 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 456 का 204 से, तो ये 2, ये हो गया 408, 408, 48, 48 से 204, ये गया 4 पे, ये आ गया 192, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 12, 48, 12 से करेंगे 4, फिर 48 कट गया तो 4, तो HCF आ गया 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 12। नेक्स्ट है, हल करना है। ये मेरे पास स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है, आप लोग शॉर्ट में देखा करें। √33.64 डिवाइडेड बाई √8.41 मल्टीप्लाई बाई 75.69 डिवाइडेड बाई √8.41 प्लस में सेम स्टेटमेंट आगे है। तो यानी आप अगर एक को अगर सोल्व कर ले और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक को सोल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो एक से सोल्व कीजिए इसको। 33.64 है, तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो 5.8 डिवाइडेड बाई 8.42 का हटाएंगे तो 2.9 इंटू 70.5 का हटाएंगे तो 8.4, 8.7 आएगा 41 डिवाइडेड बाई 2.9, और इस सब को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से।
तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे 2.9 से 5.8 को, तो डबल 2 पे जाएगा। तो इसको 2.9 को 8.7 से करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो आंसर क्या आ गया, 2 3 जा 6 इंटू 2 12। तो आंसर बी जो है ठीक हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालते हुए सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 1.8 से भाग करना है 1200 को, तो 1.8 को डिवाइड करना है 1200 से, डिवाइडेड बाय 1200। तो इसको तो आप लोग कर लोगे, इसको काट दें डिवाइड करके, इसका आंसर आ जाएगा 0.015। नेक्स्ट है, 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, इन पूर्णांकों में सबसे बड़े का संभावित मान क्या होगा। तो 6 का दे रखा है 63 औसत, वो तो औसत है 6 का, तो कुल योग कितना आ जाएगा, 63 गुणा 6, 378। सबसे बड़ा संभावित मान मानना है, अगर सबसे बड़ा मानना है अपना, 6 का औसत है, सबसे बड़ा निकालना है, तो सबसे छोटे 5 मान लो, तो सबसे छोटे एक एक करके मान लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 आ गया। तो 7 8 5 में से 5 घटा दो, तो 7 8 3 बच गया। अगर मान लीजिए कि इसने 6 का बोला है, तो 6 में सबसे बड़ा निकालना है, तो पहले जो 5 है उनको सबसे छोटा मान लो, एक एक मान लो, एक एक है 5, और 6 सबसे बड़ा देखना, तो 6th नंबर आ जाएगा 73। फिर है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत है 51। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत है 51। कितनी पारी पूरी की ने, 11 पारी पूरी की हैं, इसका औसत है 51। उसने अपने 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने, यानी कि और रन ऐड करने, तो मान लो कितने रन ऐड करने हैं, एक्स मान लो कि एक्स रन ऐड करने हैं 12वीं पारी में। पहली पारी में कितने हैं, 51 प्लस 2, 2 रन बढ़ाने उसको, पहली पारी में 51 औसत है 11 तक, 2 बढ़ाने हैं, तो 2 प्लस करने और 12वीं पारी में आएंगे, क्योंकि 11 पारी तो पूरी हो चुकी है। तो कितने बढ़ाने हैं, तो एक्स को इस तरफ रख लो, तो 11 इंटू 51 करोगे आप 363 प्लस 53 इंटू 2, ये इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, तो ये आ जाएगा 561। तो आ जाएगा आपका 75, एक्स आ जाएगा 75, तो उसको 75 रन की औसत बनानी है 12वीं पारी में। नेक्स्ट है, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हार जाता है, तो वहां केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार की वोट निकालनी है। यानी कि पहले तो टोटल वोट निकालेंगे कितनी थी, फिर उसमें से ये वोट घटाएंगे, फिर जो वोट बच जाएंगी तो वो वोट हो जाएंगे हारे हुए की। तो टोटल वोटिंग कितनी है चुनाव में, 57% वोट मिले फर्स्ट को, एक को, तो टोटल थे 100, उसमें 57% मिले, तो कितने बच गए, 43, 43% वोट बच गए। तो ये वोट है जिससे वो जीता है। तो ये कितने परसेंट है, तो 43 है, 57 उसको मिले हैं, तो यानी 14% वोट बच गए, 14% वोट बच गए, 6524। तो इससे अब आप निकाले 14% हो गया, तो कितने का 14% हुआ, ये हो गया 6524 100/14। तो इससे हमारी टोटल वोट निकल जाएंगी, तो टोटल वोट होगी हमारी 40,600। अब 40,600 होगी टोटल, तो हारे हुए कितनी मिली, 43%, क्योंकि कम है ये, 57% से जीत गया। तो 40,000 का 43% अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा हमारा 20,038 वोट। नेक्स्ट देखते हैं, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है। मैथ को थोड़ा स्टेटमेंट वाइज पढ़ के चलेंगे ना बच्चों, तो जल्दी आसानी से होगा। 40 का वर्ग बोला इसने, तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 40, 40 को 2 बार गुणा कर दो, वर्ग है का 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट में बोला ना, 40 का परसेंट 100 आ जाएगा नीचे। फिर का चौथाई, तो चौथाई में कितना होगा, 1/4। अब इसको कट कर दो, तो 40 चौका 160 जो है आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई है। दुकानदार इसकी अंकित मूल्य कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है। यानी कि जो इसका लेबल प्राइस है, एमआरपी है, उस पर फिक्स प्राइस, उस पर 12% की छूट देता है और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 2500 में तो खरीदी है, मेन वैल्यू पता नहीं, लेकिन फिर वो कहता है कि 12% की छूट दे दी मेन वैल्यू से, और 10% उसने मुनाफा भी कमा लिया 12% देने के बाद। तो अपने को निकालनी है, मान लो अंकित वैल्यू निकालनी है एक्स, तो उसने कितनी छूट दी है 12%, तो 88/100, क्योंकि 100 में से 12% घटा दिया, बराबर कितने में दी 2500, गुणा 10% लाभ भी कमा कर लिया उसने, बटे 100। तो इसको आप लोग कट कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 25,000/8। तो इसको इससे काटोगे तो आ जाएगा 3,125 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार हैं ए बी सी, जो 2, 3 और 4 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। एक नया साझेदार डी भी शामिल हो गया है, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से सीधा आधा हिस्सा लिया, ए और सी के। यदि लाभ डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करना है। तो ए का हिस्सा, ए बी सी है 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। तो उसने क्या किया है डी ने कि ए और सी का प्रत्येक में से शेयर में से आधा आधा ले लिया। तो ए का कितना है 2x, इसमें से आधा ले लिया, जमा इसका कितना है 4x, इसमें से आधा ले लिया, और टोटल कितना कह रहा है वो 100 रुपये। तो इन दोनों में से आप इसको करेंगे तो 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, और इसको काटा तो 2 1 1 2 2, तो 2 जमा 1 3 बच गया। तो 100 जमा 100 भाग में 3 आ गया। तो 100 भाग में 3 जो है वो उसका हिस्सा आ गया। तो अब टोटल बताना है। तो टोटल कितना है, ए कितना है 2, तो 2 इंटू 100/x, फिर ये 3 इंटू 100/3, और अब 4 इंटू 100/3 आ जाएगा। तो आप इसको कट करेंगे तो आपका 300 जो है टोटल लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21 और 22 है। तो उसमें से कितना दूध मिलाना चाहिए कि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 हो जाए। तो 645 लीटर है टोटल, इसमें दूध का 21 है और पानी का 22 है। तो इनका बार इनका अलग अलग निकाल लेते हैं। दूध का कितना है 21 और इसका 22, तो गुना 21, पहले दूध का निकालते हैं तो 21 जमा 22, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 जमा 22 करेंगे, ये आ गया हमारा 645 इंटू 21/43 आ गया। अब इसको इससे कट कर देंगे 15 पे, तो 21 इंटू 15 हो जाएगा, 315 लीटर दूध आ गया। 315 लीटर दूध आ गया। अब 315 में 645 में से घटा ले, टोटल वो था, तो 330 लीटर पानी आ गया। अब इसमें से निकालना क्या है, 3:2 करना है उसका। तो 3:2 कर दो, 315/330 गुणा 3:2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारा 900। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको, तो ये आ गया था हमारा 315 लीटर तो दूध था और 330 लीटर पानी था। अब इसको 2:3 में बनाना है, तो 315 भाग में 330 गुणा में 3:2, तो इसको इससे, तो 990 माइनस 630 इक्वल टू 2x बराबर आ जाएगा
360, तो x को इधर करके 2 से इसको कट कर देंगे तो 180 लीटर आ जाएगा। 180 लीटर हमें दूध और चाहिए। फिर है ए और बी 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए जो है 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी कितने दिन में करेंगे? ए और बी 12 में, बी और सी 16 में, ए और सी 24 में। तो तीनों मिले कितने में करेंगे? तो इसका एक और होगा 2x वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस में वाई प्लस जेड, वाई इंटू जेड, ये एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो इस फॉर्मूले से करेंगे कि ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 12 गुना 16 गुना 24, भाग में आ जाएगा 12 गुना 16, जमा में आ जाएगा 16 गुना 24, जमा में आ जाएगा 24 गुना 12। तो इसको काट के आप क्या आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 24 भाग में 18। अब इसको काटोगे तो आ जाएगा 10.67 दिन। नेक्स्ट है ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है, और सी, यदि सी अकेला कोई काम 30 दिन में पूरा करता है तो एक साथ मिलकर कितने दिन में करें? सी कितने में करता है? 30 में। तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा? बी सी से 3 गुना कुशल है, तो 3 गुना कुशल है, सी 30 में करता है तो बी कितने में करेगा? 30/10, 10 दिन में। और अब ए जो है वो बी से 2 गुना है, तो 10/2, तो 5 दिन में। तो ये 5 दिन में करेंगे। नेक्स्ट है साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो सामान्य ब्याज दर 2 वर्षों के बाद 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 4 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा वो 100 जमा कितना हो जाएगा? 100 जमा 100 कितने का? 40% का, तो 40% का हो जाएगा। तो कितना हो गया? 140। तो 4 वर्ष में जो है ब्याज कितना हुआ? 40 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। 10% आ गई। तो अब इसको कर दो, इसमें फार्मूला लगा दो चक्रवृद्धि ब्याज का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 n-1। प्रिंसिपल तो हो गया हमारा 48,500, 48,500, फिर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 आ गया था प्रत्येक वर्ष का, बटे में 100, कितने टाइम के लिए? 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, -1। तो इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 48,500 गुणा में 21 बटे में 100, तो इससे ये काट दो। और 485 गुणा में 21 करोगे तो आ जाएगा 10,185। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यानी जो पहले 120 किलोमीटर थे वो उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। फिर अगले जो 120 किलोमीटर आए वो उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। तो उसकी औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालनी है तो 2xy बाय में x प्लस वाई, तो 2 गुणा 60 गुणा 80 बटे में 60 गुणा 60 जमा 80 हो गया। तो 2 गुणा 60 गुणा 80, 60 जमा 80 कितना हो जाएगा? इसको आप सोल्व करेंगे तो इसको कट करेंगे तो 68.57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 विकल्पों में उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी से पहली जोड़ी के अनुरूप बनेगा। तो तोता हरा होता है, तो कौवा कैसा होता है? काला।
नेक्स्ट है, यदि सैम का अर्थ बैन है, बैन का अर्थ जैम है, जैम का अर्थ रैन है, तो बैन का अर्थ क्या है? सैम का अर्थ तो बैन है और बैन का अर्थ जैम है, तो बैन का अर्थ क्या है? जैम है। आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में ए टी को डबल टी लिखा गया, यानी कि ए को तो डबल ए और टी को डबल टी लिखा गया रूप में लिखा जाता है, तो आई एन में क्या होगा? तो आई एन में डबल आई डबल एन, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ए एस टी, सी यू टी, ई वी यू, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो ए से नेक्स्ट पे क्या है? सी फर्स्ट में, तो ए से क्या है? बी प्लस वन कर, ए बी सी प्लस टू कर दिया, सी से डी ई पर फिर प्लस टू कर दिया, तो ई से एफ और जी, तो जी आएगा पहले, तो ऐसे ही सारे ऑप्शन गलत हो गए, एक जी, आंसर सी ठीक हो गया। और ऐसे ही टी से टी यू वी डब्ल्यू आएगा, एस टी यू वी सीरीज में दे रखा है बाकी। नेक्स्ट है, संख्या दी गई है 684, 684, 600, 800, यानी 48, 97, 58, 684, 89, 75, 86, 84, 89, 75, 868, 975, 868, 975, 86, 75, 86, यानी कि जो फर्स्ट वाली संख्या दी उसमें से एक हटा दिया, चार हटा दिया, सेकंड वाली में से लास्ट का चार हटा दिया, थर्ड वाली में से फिर फर्स्ट का एट हटा दिया, फिर लास्ट सेकंड में से लास्ट का एट हटा दिया, यानी कि सीक्वेंस में चल रहा है, इससे इसमें आए तो फर्स्ट का चार हटा दिया, इससे इसमें आए तो लास्ट का फोर हटा दिया, इससे इसमें आए तो फर्स्ट का एट हटा दिया, इससे इसमें आए तो लास्ट का एट हटा दिया, और इससे इसमें गए तो फर्स्ट का नाइन हटा दिया, तो फर्स्ट का हटा दिया नाइन, तो अब लास्ट का क्या हटेगा? सिक्स हटेगा, तो 758 बच जाएगा। रीजनिंग बच्चों प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छी होगी, और आपको ध्यान देकर एक बार बस इसको अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना, तो रीजनिंग आदि वैसे ही सॉल्व हो जाती है। आप मैथ लगा लीजिए, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अच्छे फॉर्मूले, शॉर्टकट फॉर्मूले की जरूरत है, लेंथी हो जाएगा वरना बहुत ज़्यादा पेपर। अब श्रृंखला दी गई है 67, 71, 59, 97, 89 के तत्वों जैसी गुण को साझा नहीं करेगा, यानी पृथक विकल्प में से कौन सा विकल्प दिए गए सेट के तत्वों जैसी गुण को साझा नहीं करेगा? तो सेट दिया गया है, तो इसमें कौन सा है? 67, 67 शायद किसी के पाड़े में नहीं आता, 71 भी नहीं आता, 59, 97, 89 किसी के पाड़े में नहीं, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें से देखिए, 47 अभाज्य है, 43 भी है, 37 भी है, 39 नहीं है, 13 के टेबल में आती है, तो आंसर डी राइट हो जाएगा। ये इसके साथ गुण साझा नहीं करेगा, ये एक भाज्य संख्या और ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है, वर्णमाला के स्थान के आधार पर दिए गए चार विकल्पों में से तीन एक जैसे हैं, विषम को चुनिए। तो एक जैसे दे रखे हैं, तो टी यू एफ, तो टी यू वी आएगा, फिर है वी डब्ल्यू जे, वाई जेड ओ पी, तो पहले तो टी यू एक साथ है, वाई जेड एक साथ है, ओ पी, लेकिन वी और डब्ल्यू एक साथ नहीं है, क्योंकि वी पहले आएगा, वी डब्ल्यू आना था, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए कि जो टी के बाद यू आता है, वाई के बाद जेड आता है, ओ के बाद पी आता है, लेकिन डब्ल्यू के बाद वी नहीं आएगा, वी यू वी डब्ल्यू आएगा, तो उन्होंने उल्टा दे रखा है, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों के निष्कर्ष एक दो तीन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए, कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको ये देखना है।
कथन क्या है, कुछ महिलाएं कमजोर हैं। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये महिलाएं होगी भाई एम से, कमजोर हैं। कुछ बोला तो थोड़ा सा लेंगे कुछ, ये कुछ कमजोर हैं। फिर कुछ कमजोर स्त्री हैं, तो कुछ कमजोर क्या है, स्त्री हैं, इसमें से थोड़ा लेंगे, एल से लिख ले, लेडीज लिख लेते हैं स्त्री को। फिर है सभी स्त्रियां लो हैं, तो सभी स्त्रियां जो है लो हैं, तो लो लिख लेते हैं। और फिर क्या है, सभी लो सोना है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। ये सारा कंप्लीट हो तो इसके अंदर आएगा सोना है। तब कुछ कमजोर लो है, कुछ कमजोर लो है, क्योंकि कुछ था ना, कुछ कमजोर ले स्त्रियां थी, लेकिन सारी स्त्रियां लो थी और सारी स्त्रियां सोना, तो कुछ कमजोर लो भी होगा, तो राइट है। फिर कुछ सोना कमजोर है, कुछ सोना भी कमजोर होगा, क्योंकि कुछ स्त्रियां वो हैं। कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, महिला यहाँ है स्त्रियां यहाँ है, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं है, तो ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। तो केवल एक और दो अनुसरण करें, एक और दो देखिए, तो एक और दो सी में है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। जब भी ऐसे कथन रीजनिंग में दे आपको, तो आप उससे चार्ट बनाने की कोशिश करें। अब देखिए रिलेशन का क्वेश्चन है, पी के का पिता है। तो पी जो है, यहाँ से ले लेते हैं, जो पी लिखा हुआ है, पी के का पिता है। उसके बाद कहता है आर जे की माँ है, कहीं भी आर लिख लिया, आर जे की माँ है। फिर कहता है के एक्स का भाई है, के जो है एक्स का भाई है। फिर कहता है पी के केवल दो बच्चे हैं, ये पी है, इसके केवल दो बच्चे हैं, तो के हो गया एक, तो एक एक्स हो गया, ये दो बच्चे हो गए इसके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जे एक्स की भतीजी है, ये भी देखिए भाई, जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी है। तो इसने पूछा है कि कौन सा कथन, एक्स आर की साली है। एक्स कहाँ है, आर की साली नहीं, भाई पिता है। फिर एक्स के का भाई नहीं है, एक्स के का भाई है भाई, ये इसका के का पिता और एक्स का भाई, और पी के दो ही बच्चे, तो एक्स इसका भाई है। पी एक्स का पिता है, पी जो है वो एक्स का पिता है, हाँ। जब ये इसका पिता है, तो ये इसका भाई है, तो ये भी इसका पिता होगा, आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में दाएं से चौथे अक्षर, तो दाएं से चौथा देखिए, पी वी टी, तो टी तक जो है चौथा है, टी तक, एक सेकंड, टी तक चौथा है। फिर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा ए बी सी डी, ये चौथा है, के बीच के अक्षर बताने हैं। तो टी से और के बीच में, तो के एल एम एन, के एल एम आर वी जी एफ एन ओ डब्ल्यू क्यू एस, तो यहाँ तक बताने, तो ये हो गए 12 अक्षर। नेक्स्ट है, विकल्पों में दिए गए शब्दों का कौन सा शब्द डी ई एन ए आई टी अक्षरों के किसी भी अक्षर को कितनी बार उपयोग करने से बन सकता है। यानी आप एक अक्षर को रिपीट भी कर सकते हैं, तो इनमें से एक अक्षर बनाना है। तो आर तो है ही नहीं, ये काटो। ओ नहीं है, ये काटो। जी नहीं है, ये काटो, तो बच गया ये। तो क्वेश्चन को जो है नहीं, आप सॉल्व ही करके देखिए, ऑप्शन से भी आप एक बार उसको चेक जरूर करें रीजनिंग में। नेक्स्ट है, 6 दोस्त हैं, रवि काव्या महिमा गीता मोहन और नेहा, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके, तो सीधी पंक्ति है, उत्तर की ओर मुख है इनके। काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, तो काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी, तो छोर से पहले बैठी है काव्या, के लिख लेते हैं काव्या को। नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, तो नेहा जो है रवि और मोहन के बीच में बैठी है, तो यहाँ नेहा होगी, ये रवि और मोहन के बीच में बैठी है।
मोहन ठीक गीता के दाईं और पड़ोस में बैठा है। तो मोहन गीता के दाईं ओर बैठा, तो गीता यहाँ आ गई। रवि और काव्या के बीच तीन दोस्त बैठे हैं। रवि और काव्या के बीच तीन दोस्त बैठे हैं, तीन दोस्त बैठ गए। नेहा ठीक जो है रवि और मोहन के बीच बैठी है। मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। रवि और काव्या के बीच तीन दोस्त बैठे हैं। काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठी है। तो काव्या जो है यहाँ पे है, तो ये महिमा के दाईं ओर बैठी है। तो महिमा कोने पर आ गई। बाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? तो बाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? तो बाएं छोर से पांचवें स्थान पर देखना है। एक दो तीन चार पाँच। तो पांचवें स्थान पर नेहा बैठी है। नेक्स्ट है, फलों की एक दुकान में केवल दो प्रकार के फल हैं, जिसके नाम संतरा और आम है। संतरों की संख्या आमों की संख्या से तीन गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकानों में फल की कुल संख्या से निरूपित नहीं हो सकती? यानी कि उससे निरूपित नहीं हो सकती। तो दो फल हैं, एक का नाम संतरा और एक का आम है। संतरे की संख्या आमों की संख्या से तीन गुनी है। तो मान लीजिए आम, मान लीजिए एक्स। तो संतरे की संख्या कितनी है? 3x, तीन गुना ज्यादा है संतरा। तो टोटल कितना हो गया? 3x प्लस एक्स, 4x। तो 4x के निरूपित, तो चार दहा 40, चार 11 44, 12 चौक 48। लेकिन 42 चार से नहीं होगा, तो आंसर डी आ जाएगा। 42 जो है इससे निरूपित नहीं होगा, 42 संख्या नहीं होगी। फिर है, डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है। डोली जो है डी लिख लेते हैं, ये ज्यादा है चंद्रा और फराह से। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। फराह से कम है, तो इसका मतलब फराह की ज्यादा है आनंद से। फिर है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। तो चंद्रा की ज्यादा है आनंद से। डोली की ऊंचाई भारत में भरत से कम है। तो भरत की ज्यादा है डोली से। तो यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो इनमें से कौन सा तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति होगा? 6 सेंटीमीटर अधिक है चंद्रा की ऊंचाई फराह से। चंद्रा की ऊंचाई फराह से, तो इनमें से कौन सबसे ऊंचा होगा? तो चंद्रा और फराह से तो डोली की ज्यादा है, और आनंद से फराह की ज्यादा है, और चंद्रा की आनंद से ज्यादा है, और जो है डोली की भरत की जो है डोली से ज्यादा है। तो तीसरा सबसे ऊंचा बोला है, तो भरत सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डोली की तो इन दोनों से ज्यादा है और इन दोनों की आनंद से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा भरत की होगी, फिर डोली की होगी, और फिर थर्ड आएगी चंद्रा की होगी। तो चंद्रा इसमें तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आ जाएगी। नेक्स्ट है, रोहित, रोहन और रानी तीनों दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार में आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। मान लीजिए ये कतार है, यहाँ पे रोहित खड़ा है 9वीं पे। कौन खड़ा है यहाँ पे? रोहित। रानी अंत से 14वें पे खड़ी है। अंत से 14वें पे है रानी। रा लिख लेता हूँ, आपको याद रहे, रानी। रोहन और रानी के बीच चार छात्र हैं। रानी के और रोहन के बीच चार हैं, एक दो तीन चार। चार छात्र बीच में, तो यहाँ पे आ गया रोहन। रो लिख लेते हैं। रोहन और रोहित के बीच पांच छात्र हैं, एक दो तीन चार पांच। हो गए। अगर रानी आरंभ से, यानी यहाँ से 20वीं जगह पर आती है, तो कतार के अंत में रोहन का स्थान क्या होगा? तो 20वीं पर आती है यदि रानी, तो 14 पे है तो रानी, प्लस चार बीच में है इन दोनों के, प्लस पांचवा वो एक और खुद का हो गया, तो ये होगा 19वें स्थान पर होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद को पढ़कर आपको उत्तर देना है।
तो जब अनुच्छेद आए तो आप इसको पॉज करके रीडिंग करें या इसको राइट डाउन करें। तो निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तर बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन रस निचुड़ चुका है। सोपन पुराने हो चुके हैं। आजकल कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल के में असम की प्रवृत्तिता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कौशल संपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कत से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूतों की टाकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पांव, धूल से पिटे हुए और कीचड़ से रगे हुए, वे बेजुबान कवि जंगल के में लकड़ियां काटेंगे। तब लकड़ियां काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुमान पर चढ़कर दसों दिशाओं ऐसे अद्भुत गान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तब नए कवि पैदा होंगे, तभी नए अलोया ओलिया का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उत्थान में प्रफुल्लित होंगे। तो पढ़ लिया आपने। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का कारण क्या है? मनुष्य का सारा जीवन रस निचड़ चुका है, सोपन पुराने हो चुके हैं। शर्महीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति को क्षीण कर दिया है। जो शर्महीनता यानी मनुष्य आलस हो गया, सब फोन चला रहे हैं, सारा दिन पड़े हैं, ख्याली पुकाव पका रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह नवीन कला कौशल से वंचित रह जाएगा। वह भौतिक के अत्यधिक के कारण भव्यहीन हो जाएगा, भावहीन। वह भविष्य में कभी साहित्य प्रगति न कर पाएगा। वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? बहुत ज्यादा सोचकर निकम्मे होकर अत्यधिक कार्य कर क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्यों थक गई है? निकम्मे रहकर। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो द्रव्यमान व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक? तो ये भाव है। तो इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन करना बहुत ज्यादा कठिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की विशिष्ट के शुद्ध शब्द, सो शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुक्षणिक, अनुक्षणिक, अनुक्षणिक या अनुसर्ग? तो इसका शुद्ध अर्थ है अनुक्षणिक। अनुक्षणिक, अनुक्षणिक। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग सहित शब्द बताना है। प्रयोग, प्रस्ताव, ममता या प्रतिमा? तो जो उपसर्ग सहित शब्द है प्रतिमा। नहीं नहीं नहीं, उपसर्ग सहित प्रतिमा नहीं आएगा। वह उपसर्ग है, प्रयोग आएगा। इसमें प्रतिमा प्र प्लस तिमा, पर प्लस योग, तो प्रयोग आएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। अत्याचार, ये धा नहीं चा आएगा। अति प्लस आचार, अत्याचार। इसमें छोटी ई और आ मिलकर ये जमा आ हो जाएंगे, अत्याचार। नेक्स्ट है,
चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? चूंकि। तो चूंकि प्राय, चूंकि, क्योंकि, इसलिए, जबकि। तो चूंकि के साथ आता है, दूसरा उपाय होता है इसलिए। इसलिए से शुरू होता है। चूंकि राम ने मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द क्या है बच्चों? आंख, अक, आंत, बिजली। तो इसमें से तत्सम शब्द जो है वो हो जाएगा हमारा आंत। सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? खोज का अनेकार्थी शब्द अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश या इच्छा पूर्ति। तो अनुसंधान का मतलब भी खोज होती है, जिज्ञासा का भी, तलाश का भी, लेकिन इच्छा पूर्ति जो है उसका खोज नहीं होती। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल का पृथ्वी, इतिहास, साहित्य या खगोल। तो भूगोल का तात्पर्य जो है, भूगोल जो है का तात्पर्य पृथ्वी से होता है और खगोल का अंतरिक्ष से। तो इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? शीघ्र मदद करना, बहाना बनाना, परेशान करना, मदद करने में करीबी होना। तो अब तब करना बहाना बनाना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करनी ही व्यर्थ है। तो इनमें से आ जाएगा तुमको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि इसमें आ जाएगा तुमको, साथ आएगा तुमको, मैं, तुमको मैं कैसे, मैं तुमको कैसे समझाऊं। नेक्स्ट है, पैराग्राफ है ये भी, रीडिंग करते हैं इसकी। वट इंटरेस्ट मैनी पीपल इज द पॉसिबिलिटी, the possibility of many science fiction stories have been woven around the possibility of there existing a planet somewhere in the universe which is exact replace of the earth. There are too many variables quantities for this to be a possibility worth considering. What is possible if planetary systems are common as they seem to be is the existence of planets where the conditions are similar to conditions on earth and to which our form of life could rapidly adapted in the if life had gained a foothold on such a planet. It is possible that life closely paralleling our own planet could have developed. What sort of condition is necessary for life as we know it is developed? तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें या क्वेश्चंस को नोट डाउन करके फिर इसको सोल्व करें। The hypothesis about the possibility of planet parallel to the Earth gets its strength from, so the planetary system does not exist, the possibility that another planetary system exists. तो क्या होगा? द हाइपोथेसिस अबाउट द, कि अगर ये पृथ्वी के समांतरण कोई और पृथ्वी है तो उसमें क्या होगा कि द पॉसिबिलिटी दैट अनदर प्लेनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट, कि पृथ्वी के समांतरण जो कोई भी ग्रह मौजूद है, इस बात पर बल देने से कारण कि सौर मंडल जैसा दूसरा ग्रह मंडल भी उपस्थित होने की संभावना है। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट इफ लाइफ हैड गेम्ड ए फुट होल्ड ऑन सच ए प्लेनेट मीन्स दैट, यानी कि यदि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन होना है तो पृथ्वी पर मौजूदा जीवन जो है वो, इफ देयर इज लाइफ ऑन प्लेनेट इट वुड बी लाइक आवर्स, तो हमारे जैसा ही होगा। नेक्स्ट है, द वर्ड एक्सिस्टेंस इज सिमिलर इन मीनिंग। तो एक्सिस्टेंस मीनिंग जो अस्तित्व होता है वो किसके उसमें है?
तो वो करता है एब्स्ट्रैक्ट। प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस मतलब प्रेजेंस है। ब्रिक्सली इज द सिनोनियम ऑफ विच वर्ड? तो ब्रिक्सली किसका सिनोनियम है? ब्रिक्सली सिनोनियम है रैपिडली का, समानार्थी। ब्रिक्सली का मतलब होता है तीव्रता से। व्हाट सजेशन कुड द ऑथर प्रपोज? ऑथर क्या सजेशन प्रपोज करता है? देयर इज ए प्लेनेट विच इज एक्चुअली लाइक द अर्थ, देयर कैन नॉट बी अदर प्लेनेट लाइक अर्थ इन द यूनिवर्स, देयर मे बी अनदर प्लेनेट लाइक द अर्थ इन यूनिवर्स। साइंस फ्रिक्शन। तो वो कहता है कि देयर मे बी अनदर प्लेनेट लाइक द अर्थ इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का सिनोनियम देखना, समानार्थी। तो डिस्ट्रॉय होता है खत्म करना, नष्ट करना। तो डिमोलिश, डिमोलिश होता है नष्ट करना, किसी भी चीज को नाश करना, पृथक। फिर है एंटोनियम देखना है एम्पले का। एम्पले क्या होता है? पर्याप्त होता है। इसका एंटोनियम विपरीत अर्थक देखना है। तो इसका विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा? इनफ का मतलब भी होता है यानी ज्यादा हो गया, पर्याप्त हो गया। लिबरल का मतलब भी होता है कि मुक्त, खाली, जितना भी है। मर्ज का मतलब होता है कम, मेरे का। सफिशिएंट भी पूरा होता है प्रचुर, अगर आप, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। फिर है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु एग्जामिन्स ए कंपनी फाइनेंशियल। जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल को एग्जामिन करता है यानी देखभाल करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑडिटर। ऑडिट करता है जो उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स को। फिर है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्यूचर, लीजर, फ्लेवर। तो आंसर ची आ जाएगा फ्लेवर। जो है ये गलत है, ये होता है FLAVOUR, फ्लेवर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? हॉस्पिटलिटी। ये गलत हो जाएगा, आंसर ये राइट हो जाएगा। ये होता है हॉस्पिटलिटी। ये टी है यहाँ पे, हॉस्पिटलिटी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस, फोर सेगमेंट में दिया गया, इसमें आपको ग्रामेटिकली इसकी एरर देखना है। द एजुकेशन ऑफ गर्ल इज ए प्राइमरी कंसर्न ऑफ द कंट्री सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इज नॉट इट। तो इसमें क्या है? द एजुकेशन ऑफ गर्ल इज नॉट इट सो इट कुड, तो इसमें आ जाएगा इज नॉट इट, जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ये इज नॉट इट की जगह आएगा शुड नॉट इट, शुड नॉट इट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। Beside having a academic record, it is important that you learn how to face an interview with confidence, dash and self। तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा ऐसे, यानी आसानी से, पूरे आत्मविश्वास के साथ। Select the option that express the given sentence in passive voice. Tell her to finish the work। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसका क्या आएगा? Let her be told to finish the work। Select the option that express the given sentence in रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में देनी है आवर टीचर रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ सी सेड। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? सी सेड दैट देयर टीचर हैड रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन द प्रीवियस मंथ। लास्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर फोर सेंटेंस इन जम्बल्ड ऑर्डर,
pick the option that given their correct order. He Her face had the most extraordinary expression of horror and amusement. My mother looked up in that time to see me fall, but I missed and went spelling across the kitchen floor. My hand reached out to grab the handle of the door that led into the kitchen. तो सही कर्म क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे पहले आएगा द माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब हैंडल टू द डोर दैट लेड इनटू द किचन, बट आई मिस्ड एंड व्हेन स्क्रैबलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, कि मेरा हाथ जो है किचन के हैंडल को पकड़ने से छूट गया और मुझे क्या हुआ, मैं गिर गया किचन के फ्लोर पर. माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल. मेरी माता मुझे गिरते हुए देख रही हैं. हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अजम्प्ट, और वो बहुत ज़्यादा घबराहट और डर के साथ होगी. तो इसका आ जाएगा DCBA. आंसर सी जो है राइट हो जाएगा. तो ये थे बच्चों आज का हमारा मॉक टेस्ट 2. कल हम मॉक टेस्ट 3 करेंगे. प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी पर जोर दे दीजिए. अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है. और क्लास कैसी लगी प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें. थैंक यू बच्चों.